तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे राजा की जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। एक कहानी जो खून खराबे से शुरू होकर शांति के पैगाम तक पहुंचती है। ये जो शानदार मूर्ति है ना, इसे हम सबने कहीं ना कहीं जरूर देखा है। हमारे नोटों पर, सिक्कों पर और हाँ, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर तो है ही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 2300 साल पुरानी ये मूर्ति आज के भारत की पहचान क्यों है, और इसके पीछे वो कौन सी खूनी कहानी है जो शांति पर जाके खत्म हुई। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, बहुत पीछे, करीब 2000 साल से भी ज्यादा, भारत के पहले महान साम्राज्य के दौर में। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रतीक किस दुनिया से निकल कर आया है। बात हो रही है भारत की पहली सुपर पावर की, मौर्य साम्राज्य की। इस साम्राज्य की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके सलाहकार थे महान चाणक्य। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, और फिर गद्दी पर बैठा उनका पोता अशोक, इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक। और यही वो अशोक था जिसने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। और ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, ये एक साम्राज्य था, एक एम्पायर जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। अब देखिए, एक राज्य और साम्राज्य में बहुत बड़ा फर्क होता है। साम्राज्य का मतलब है विशाल इलाका, जिसको संभालने के लिए चाहिए होती है एक बहुत बड़ी सेना, ढेर सारे संसाधन और टैक्स वसूलने के लिए हजारों अधिकारी। अशोक अपने दादा की तरह ही एक काबिल और महत्वाकांक्षी शासक था। वो अपने साम्राज्य को और भी बढ़ाना चाहता था, और इसी चाहत ने उसे एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अपने शासन के 8वें साल में अशोक की नजर पड़ी कलिंग पर। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, वो उस वक्त का आखिरी बड़ा आजाद राज्य था, और उसे जीतने के लिए जो जंग लड़ी गई वो बहुत ही भयानक और विनाशकारी साबित हुई। इस जंग में जीत तो मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से बेघर कर दिया गया। ये जो खून खराबा था, इस तबाही ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे बहुत पछतावा हुआ, और उसने खुद अपने शिलालेखों पर लिखवाया, मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ये एक सम्राट का दिल बदलना था। तो इसी आत्मग्लानि और पछतावे से जन्म हुआ एक नए विचार का, शासन करने के एक बिल्कुल नए तरीके का। अशोक ने इसे नाम दिया धम्म। ये संस्कृत के धर्म शब्द का ही प्राकृत रूप है। ये तलवार से जीतने का रास्ता नहीं था, बल्कि लोगों का दिल जीतकर उन पर राज करने का एक नया तरीका था, शांति, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित। धम्म कोई मुश्किल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं था, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं का हल था। अशोक ने अपने आसपास क्या देखा? धर्मों के बीच झगड़े, लोगों के बीच क्रूरता। तो उसने कहा, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो, हर जीव पर दया करो, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान दो, और सबसे जरूरी, अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई मत करो। अच्छा, तो फलसफा तो तैयार हो गया, लेकिन एक इतना बड़ा आइडिया इतने बड़े साम्राज्य में फैलाया कैसे जाए, वो भी उस जमाने में जब कोई इंटरनेट या टीवी तो था नहीं। इसके लिए अशोक ने एक कमाल की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहले उसने धम्म महामात्य नाम के खास अफसर नियुक्त किए, जिनका काम ही था घूम घूम कर लोगों को धम्म की बातें सिखाना। फिर उसने अपने संदेशों को बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थर के खंभों पर खुदवा दिया, ताकि आने जाने वाला हर इंसान उन्हें पढ़ सके। और तो और, उसने अपने दूत सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में भी भेजे। और ये उनके तरीके कितने असरदार थे, इसकी मिसाल है ये तस्वीरें। देखिए, उस समय की आम भाषा यानी ब्राह्मी लिपि में ये संदेश लिखे गए, और इन्हें ऐसे खूबसूरत खंभों पर लगाया गया जो पूरे साम्राज्य में जगह जगह खड़े थे। लेकिन अशोक का धम्म सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। उसने अपनी सोच को काम में भी बदला। उसने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, और इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पतालों का इंतजाम किया। और ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। ये स्तंभ, जिस पर 4 शेर चारों दिशाओं में देख रहे हैं, इसे सारनाथ में उस जगह पर लगवाया गया था जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये अशोक का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि अब वो बदल चुका है। ये उसकी नई सोच यानी धम्म, शांति और नैतिक जीत का ऐलान था।
तो आज भी ये प्रतीक इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि यह सिर्फ ताकत का निशान नहीं है, ये बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। एक ऐसे क्रूर सम्राट की कहानी जिसने युद्ध की बर्बादी देखकर करुणा और शांति का रास्ता चुना। और यहीं पर अशोक एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई हिंसा और पछतावे से पैदा हुआ शांति का संदेश ताकत के जोर पर शासन करने से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? यह सवाल अशोक ने 2300 साल पहले पूछा था और शायद ये आज भी उतना ही जरूरी है।